स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में बताने वाले हैं। और आपको बता दें कि जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, टाइप है, उसमें आपको कुल 10 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं से आपके एग्जाम में, मैट्रिक के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव अपने आप आपसे बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकार है इसके अंतर्गत आपको 5 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए 5 और रासायनिक अभिक्रिया जो बच जाएगा वो आपको बहुत ही अच्छे से बता देंगे। तो इस वीडियो में आपको संयोजन अभिक्रिया, पहला संयोजन अभिक्रिया जिसको संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे। दूसरा वियोजन या इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसी के बारे में बताएंगे। तीसरा है आपका वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसके बारे में बताएंगे। चौथा आपका विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं, तो इस चौथा जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है उसके बारे में बताएंगे। पांचवा आपको बताएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो पांचों रासायनिक अभिक्रिया आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आपको विस्तार से समझाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो और 5 रासायनिक अभिक्रिया उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। तो यहाँ से आपके मैट्रिक के परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा, तो आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ नहीं सकता है, पूछा ही जाता है, ठीक है ना। बहुत बार पूछा जा चुका है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं। ये आपसे पूछेगा कि संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताएं। तो संयोजन अभिक्रिया और संश्लेषण अभिक्रिया दोनों का नाम सेम ही है, दोनों एक ही प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया होता क्या है। तो पहले आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं और नोट्स में यहाँ पे देख रहे हैं, कॉपी में लिखा ही हुआ है, पेज में आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तो लिखा ही हुआ है, लेकिन आप समझें, पहले ध्यान से सुने और समझें कि संयोजन अभिक्रिया यानी कि संश्लेषण अभिक्रिया का मतलब होता क्या है। देखिए, संयोजन अभिक्रिया में या संश्लेषण अभिक्रिया में होता क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होते हैं ना, एक दूसरे से जुड़ते हैं, संयोग करते हैं। तो संयोग करने के बाद क्या करते हैं, एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यह जो नया पदार्थ बनता है, दोनों पदार्थों के जुड़ने से जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण जो है पहले वाला पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, है ना, आपस में संयोग करते हैं, मतलब मिलते हैं, जुड़ते हैं, है ना, संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और उस नए पदार्थ का गुण जो होता है अपने मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, मतलब अलग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आपका 2 पदार्थ है, आपका एक तत्व आपका कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है। दोनों क्या किया, संयोग किया, संयोग करने के बाद क्या किया, एक नया पदार्थ बना दिया, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का गुण जो है अपने मूल पदार्थ यानी कि इन पदार्थों के गुण से बिल्कुल क्या है, अलग होगा। उसी प्रकार से देखेंगे आपका मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये दोनों जुड़ रहा है ना, संयोग कर रहा है, संयोग करने के बाद क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण जो है इन दोनों पदार्थों के गुण से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। उसी प्रकार से फेरस है, फेरस का मतलब लोहा होता है, फेरस सल्फर से अभिक्रिया करता है, फेरस सल्फाइड बनाता है ना। फेरस सल्फाइड का जो गुण होगा इन दोनों पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग होगा। फिर आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका है कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको कली चूना पढ़ते हैं, है ना, और जल है, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, दोनों जुड़ता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बुझा हुआ चूना का ये सूत्र है ना, बुझा हुआ चूना बनाता है। उसी प्रकार से देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड से तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है, ठीक है। तो ये जितना भी पदार्थ बन रहा है इन पदार्थों का गुण जो है अपने मूल पदार्थ के गुण से क्या है, बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में देखेंगे
कि ये संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि दो पदार्थ जुड़ता है, जुड़ने के बाद क्या करता है, एक नए पदार्थ, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, H2SO4 अम्ल बनाता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का गुण जो है इन दोनों पदार्थों के गुण से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केमिकल फार्मूला है जो कि आपके मैट्रिक के परीक्षा में पूछता है ना। बात करते हैं पहला आपका केमिकल फार्मूला जो आपके मैट्रिक के परीक्षा में जो है बार बार पूछता रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको अच्छे से बता देते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे कि यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको केमिकली क्या पढ़ते हैं, है ना, इसको केमिकली पढ़ा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं। और इसका ये आपका रासायनिक नाम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया, रासायनिक नाम हो गया। इसका साधारण नाम क्या क्या होता है, तो कली चूना। तो आपसे पूछेगा कली चूना का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO बताएंगे। या इसी को बिना बूझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिना बूझा हुआ चूना किसे कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना बूझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखेंगे, बिना बूझा हुआ चूना, कली चूना का सूत्र क्या होता है, CaO होता है। इसको केमिकली यानी कि रासायनिक नाम इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, और यहाँ पे H2O है, तो आपसे पूछेगा कि हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रेट का मतलब जल होता है। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जल होता है। कई बार पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं कई बार प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, है ना। तो हाइड्रेट का मतलब पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे जल होता है। ठीक है, फिर आपका है एक और सूत्र है जो बहुत पूछता रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको पढ़ते हैं, रासायनिक नाम इसका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आपका इसका केमिकल नेम है ना। और इसका साधारण नाम ज़्यादातर पूछता है, तो साधारण नाम क्या हो जाएगा इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बूझा हुआ चूना। ये बूझा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना का सूत्र पूछेगा तो आप बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। या चूना जल, इसी को चूना जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चूना जल कहा जाता है। या भाखड़ा चूना, भाखड़ा चूना, भाखड़ा चूना किसे कहते हैं, तो भाखड़ा चूना का सूत्र क्या होता है, या चूना जल का सूत्र क्या होता है, या बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, फिर आपका एक और फार्मूला है, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या पढ़ते हैं, केमिकली क्या पढ़ते हैं, रासायनिक नाम क्या पढ़ते हैं इसका, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बोनेट पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका साधारण नाम क्या होता है, तो इसका साधारण नाम संगमरमर होता है। तो आपसे पूछेगा संगमरमर का सूत्र क्या होता है, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 बताएंगे। और आपसे पूछेगा कि चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे CaCO3। चौक का भी आपसे सूत्र पूछेगा, चौक का या खल्ली जिसको कहते हैं, चौक को ही खल्ली कहते हैं, तो आप बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे एक और सूत्र है H2SO4, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आपसे पूछेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, H2SO4 बताएंगे। H2SO4 इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा किसे कहते हैं, है ना, अम्लराज नहीं, अम्लों का राजा। अम्लराज तो होता है आपका HCl, है ना, HCl प्लस HNO3, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, दोनों को जब मिलाकर बोलते हैं तो उसको बोलते हैं अम्लराज, है ना, अम्लराज बोलते हैं। ठीक है, अम्लराज, एक्वा रेजिया जिसको कहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपको H2SO4 को क्या बोलना है, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, अम्लों का राजा, तो वो है आपका H2SO4 को कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
इस प्रकार से संयोजन अभिक्रिया आपका बता दिए और जो महत्वपूर्ण फार्मूला है वो आपको बता दिए। फिर आते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये होता क्या है, तो वियोजन अभिक्रिया में यानी कि अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है ना कि कोई एक बड़ा यौगिक क्या होता है, यौगिक एक बड़े अणु क्या होते हैं, टूटते हैं। टूटने के बाद क्या करते हैं, दो या दो से अधिक क्या करते हैं, सरल यौगिकों का निर्माण करते हैं। सरल है ना यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो टूटने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो अपने मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो इस प्रकार से ओवरऑल पूरे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए यही बात यहाँ लिखा हुआ है, अब ध्यान से सुनेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिकों का क्या होता है, निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में नए पदार्थ के गुण जो होते हैं मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होते हैं। यानी कि यौगिकों के टूटने से जो नया पदार्थ बनता है ना, इस नए पदार्थ का गुण जो होता है अपने मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है ना। ये आपका संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, एकदम विपरीत होता है। संयोजन अभिक्रिया का एकदम उल्टा होता है, ठीक है। संयोजन में तो आपका जुटता था, वियोजन में क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक यौगिक लिए हैं आपका, ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको चूना पत्थर या संगमरमर भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसको जब आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये कली चूना में टूट जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में टूटता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होता है। तो इसके टूटने से देखने एक बड़ा सा यौगिक है और इसके टूटने से दो पदार्थ आपका बना और इन दोनों पदार्थों का गुण जो है इस पुराने वाले पदार्थ से यानी कि पहले वाला पदार्थ से बिल्कुल इसका गुण जो है डिफरेंट है, अलग अलग है, ठीक है। तो यही है आपका वियोजन अभिक्रिया। फिर आप देख रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट है। पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटता है और ये इन दोनों पदार्थों का गुण जो है अपने मूल पदार्थ के गुण से क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इस तरह के अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, आपका वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, एक यौगिक बड़ा यौगिक के अणु क्या होते हैं, टूटते हैं और टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। यह हमेशा संश्लेषण या संयोजन अभिक्रिया का क्या होता है, उल्टा होता है। फिर आपका है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, है ना। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया होता क्या है ना। तो इसमें आप ध्यान से सुनेंगे। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि धातु के ऑक्साइड या कार्बोनेट का अभिक्रिया जो है, धातु के ऑक्साइड या कार्बोनेट का से होकर क्या करते हैं, विद्युत धारा गुजारते हैं। क्या करते हैं, विद्युत धारा गुजारते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ये टूटता है। देखिए यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैंने लिख रखा है, ठीक है, ध्यान देंगे आप। हाँ, यहाँ पे आपका बहुत ही स्पष्ट तरीके से मैंने लिख रखा है, ध्यान से आप समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातुओं के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, है ना। और इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन, यहाँ पे क्लोराइड भी लिख सकते हैं, क्लोरीन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन गैस क्या होता है, एनोड पर मुक्त होता है। क्लोराइड की जगह आप क्या लिख लेंगे, क्लोरीन गैस लिख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्लोरीन गैस या ऑक्सीजन कहाँ मुक्त होता है, एनोड पर मुक्त होता है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है ना। ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक क्या किए, एक टब बना लिए, ठीक है, और यहाँ इसमें दो रॉड लगा दिए। एक रॉड आपका जिसका नाम दे दिए क्या, प्लस वाले को नाम देते हैं एनोड। ये रॉड आपका एनोड है ना, ये आपका एनोड है, और माइनस वाला आपका कैथोड वाला रॉड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें धातु का ऑक्साइड मतलब क्या होता है, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, कोई भी धातु ले लीजिए और इसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाइए, तो क्या बनेगा आपका
Al2O3 आपका धातु का ये ऑक्साइड बन गया है ना। इसी तरह से कोई भी आप धातु ले लीजिए, उसका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दीजिए है ना, और उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, आपका धातु का ऑक्साइड होगा, यानी कि वैसा कंपाउंड जिसमें धातु में के साथ साथ क्या हो, ऑक्सीजन मिला हो, तो उसको धातु का ऑक्साइड बोलेंगे। और क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, वैसा मतलब उसमें क्लोरीन रहेगा, जिसे NaCl जो है आपका क्या है, धातु, सोडियम धातु है, और क्लोरीन आपका क्या हो गया, क्लोरीन है। Cl क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, जिसमें क्लोरीन होगा उसको क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, धातु के साथ क्या लगा हो, क्लोरीन लगा हो, तो उसको क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, तो आप देखें कि धातु के ऑक्साइड, द्रवित ऑक्साइड, ये इसमें लिक्विड मतलब जल भी इसमें मिला हुआ है। ठीक है, द्रवित फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा क्या, धातु का ऑक्साइड रहेगा। धातु का ऑक्साइड को क्या करेंगे, द्रवित फॉर्म में रहेगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहेगा कौन, धातु का ऑक्साइड। और मतलब धातु का ऑक्साइड क्या है, उसमें पानी मिला हुआ है, और उससे क्या करेंगे, विद्युत धारा क्या करेंगे, गुजारेंगे। तो जब विद्युत धारा गुजारेंगे ना, तो क्या होगा, वो टूटेगा। विद्युत धारा जब गुजारेंगे तो क्या होगा, टूटेगा। जैसे कि ये आपका धातु का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका धातु का ऑक्साइड है, इसमें धातु एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो धातु का ऑक्साइड हो गया। इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये एल्युमिनियम में और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूटेगा। एल्युमिनियम आपका जाएगा कैथोड पे जाएगा, है ना। एल्युमिनियम कहाँ पे मुक्त होगा, आपका कैथोड पे जाकर सट जाएगा, और ऑक्सीजन आपका एनोड पर जाकर क्या हो जाएगा, सट जाएगा। ठीक है, वहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और देखिए क्लोराइड का देख लीजिए, ये धातु का आपका क्लोराइड है, द्रवित क्लोराइड, यानी कि इसमें वाटर मिला हुआ है। ठीक है, इससे विद्युत धारा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो ये सोडियम क्लोराइड आपका टूटेगा, टूट कर क्या बनाएगा, सोडियम, है ना, और क्लोरीन आपका भी गैस के रूप में निकलेगा। ठीक है, तो सोडियम आपका कहाँ पे मुक्त होगा, कैथोड पर मुक्त होगा, यानी कि कैथोड से जाके लग जाएगा, और क्लोरीन आपका एनोड से निकलेगा, गैस के रूप में निकलेगा, है ना। यहाँ पे इसी प्रकार से फिगर बनाए हुए हैं। ये 2 रॉड है आपका, ये बता दिए, प्लस वाला एनोड है, माइनस वाला आपका कैथोड है। इसमें मान लीजिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है आपका, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका है, कंपाउंड है, और ये द्रवित फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में पानी मिला हुआ है, और इससे विद्युत धारा गुजारेंगे तो एल्युमिनियम आपका कहाँ जाके मुक्त हो जाएगा, एल्युमिनियम आपका मुक्त होगा कहाँ पे, यहाँ से मुक्त होगा, माइनस वाला पे जाएगा, माइनस वाले रॉड पे क्या जाएगा, धातु जाके सट जाएगा, इस पे जाके क्या होगा, है ना, धातु जाके सट जाएगा। और ऑक्सीजन आपका कहाँ से मुक्त होगा, प्लस वाले रॉड से, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, आपका जाके मुक्त होगा। यह बात ध्यान में रखेंगे। तो इसको एक बार बढ़िया से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, एकदम सही तरीके से आपको समझाए हैं। ठीक है, फिर आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया को जानने से पहले आपको बताते हैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ धातु होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कर लेते हैं किसी भी चीज़ से। जैसे कि यहाँ पे टेबल बनाया है आपका, है ना, सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे आप आएंगे ना, ऊपर से नीचे आप आएंगे तो धातु का सक्रियता मतलब धातु का अभिक्रिया करने का गुण जो है वो घटते जाएगा, और नीचे से ऊपर आएंगे, है ना, तो धातु का सक्रियता क्या होगा, बढ़ते जाएगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, सक्रियता घटेगा, क्रियाशीलता क्या होगा, घटेगा। तो देखेंगे यहाँ पे जानने वाला क्या बात है कि पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, उसके नीचे आपका कैल्शियम है, उसके नीचे आपका सोडियम सबसे अधिक सक्रिय है ना। सोडियम भी बहुत सक्रिय होता है, इसको मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि सोडियम को कहाँ किस में रखते हैं, तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। उसके नीचे मैग्नीशियम है, उसके नीचे एल्युमिनियम है ना, उसके नीचे आपका जिंक है, उसके नीचे आपका लोहा है, फेरस भी बोलते हैं इसको, निकेल है, टीन है, लेड को ही सीसा बोलते हैं, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के नीचे जितने भी धातु हैं बहुत कम क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, है ना, बहुत कम क्रियाशील होते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के नीचे में आप देखेंगे कॉपर है, ये क्या होगा, थोड़ा कम क्रियाशील होगा। कॉपर से भी कम क्रियाशील आपका मरकरी यानी कि पारा होगा।
मरकरी यानी कि पारा से भी कम क्रियाशील सिल्वर या चांदी होगा, और उसके नीचे आएंगे तो प्लेटिनम और बहुत कम क्रियाशील होगा। सोना तो बहुत कम क्रियाशील होगा। आप सोना देखते हैं जल्दी खराब ही नहीं होता है, किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है तो खराब क्या होगा, है ना। जल्दी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा, बहुत लंबा समय बाद क्या होता है ना, थोड़ा थोड़ा उस पर परत जमने लगता है, थोड़ा सा भूरापन टाइप का होने लगता है। लेकिन सामान्यतः सोना जल्दी खराब नहीं होता, उसका चमक जल्दी खत्म नहीं होता है, क्योंकि वो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करता है ना। तो अभिक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे है, तो हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी धातु हैं बहुत कम क्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा, है ना। हाइड्रोजन से ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे क्रियाशीलता क्या होगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। आप लोहा देखते हैं, लोहा क्या करता है, तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और क्या करता है, जंग लग जाता है ना, खराब हो जाता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया कर सकता है ना। वैसे जितना भी धातु ऊपर वाला है सब क्या होता है, अभिक्रियाशील है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इन सभी को आप क्या करेंगे, कॉपी में बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे और इसको याद करेंगे, श्रेणी को आप याद कर लेंगे, बहुत काम आएगा, आगे के चैप्टर में भी काम आएगा और इस चैप्टर में भी काम आएगा। आपको एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझने में क्या करेगा, मदद करेगा। उसके अलावा आपको जितना भी तत्व है इसका संकेत जो है ना, उसका नाम और इसका संकेत, परमाणु संख्या भी साइड में लिख दिए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। परीक्षा में पूछा जाता है, सोडियम का परमाणु संख्या आपसे पूछ लेगा या सोडियम का संकेत पूछ लेगा, है ना। जिंक का, जस्ता का संकेत पूछ देगा, जस्ता का परमाणु संख्या क्या होता है, सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, पारा का परमाणु संख्या क्या होता है, पारा का संकेत क्या होता है। तो ये सब यहाँ साइड में देखें लिखा हुआ है, आप इसको क्या करेंगे, कॉपी में अच्छे से लिख के याद करेंगे, ठीक है। ये आपका 47 लिखा हुआ है, चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है, ठीक है। Ag इसका संकेत होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब परीक्षा में पूछा जाता है, इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे आप लोग। तो आप समझते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया आपका पहले ही है, ठीक है। ये श्रेणी पहले बाद में लिखा हुआ था। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है ना, आप ध्यान से समझेंगे। एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक यौगिक में उपस्थित, आपको पहले पढ़ देते हैं फिर हम मुंह से बोल के अच्छे से सुना देंगे आपको। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, आप लिख देंगे किसी दूसरे क्रियाशील परमाणु, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रियाशील लिख देंगे, ठीक है। दूसरे के बाद क्या लिख देंगे, क्रियाशील, आप एक नया चीज़ लिख देंगे। क्रियाशील मतलब बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करने वाला। तो आप ध्यान से सुनेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, यौगिक में उपस्थित, कोई भी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, कोई यौगिक है उसमें जो परमाणु है या परमाणु के जो समूह है उसको क्या करता है, किसी दूसरे अधिक क्रियाशील वाले, है ना, दूसरे अधिक क्रियाशील वाले परमाणु क्या करते हैं, परमाणु के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे आपको बस क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना, अधिक, थोड़ा सा छूटा हुआ है, अधिक क्रियाशील परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। बस इतना ही आपको दूसरे के बाद अधिक क्रियाशील लिख के, है ना, बाकी सब सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको अब एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक यौगिक है ना, यौगिक में आप देख रहे हैं आपका कॉपर सल्फेट इसका नाम है। कॉपर सल्फेट में इससे अभिक्रिया करवाया गया लोहा का, फेरस का, तो लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। आप कॉपर को देखे होंगे, हाइड्रोजन के नीचे था, क्या था, हाइड्रोजन के नीचे आपका कॉपर था और लोहा जो है आपका ऊपर में था, है ना, ऊपर में था। तो लोहा ज़्यादा क्रियाशील हो गया कॉपर से। तो लोहा क्या करेगा ना, इस यौगिक में उपस्थित जो कॉपर है इसको विस्थापित कर देगा, हटा देगा और खुद जाकर क्या करेगा, उससे अभिक्रिया कर लेगा। क्यों, क्योंकि लोहा जो है ज़्यादा क्रियाशील है ना, इसलिए लोहा जाके कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा, कॉपर को हटा देगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लोहा क्या किया, कॉपर सल्फेट में उपस्थित कॉपर को भगा दिया, साइड कर दिया और खुद जाके क्या किया, फेरस सल्फेट बना दिया, FeSO4 बना दिया, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे, सारा एग्जाम्पल उसी टाइप का है।
कॉपर है आपका, कॉपर को अभिक्रिया कराया गया किससे, AgNO3 के साथ। तो AgNO3, अब सिल्वर देखेंगे, AgNO3 सिल्वर आप देखेंगे तो कॉपर से भी नीचे है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे आपका कॉपर है, कॉपर के नीचे आपका क्या है, कॉपर के नीचे भी आपका क्या है, Ag है, सिल्वर है, ठीक है ना। तो ज़्यादा क्रियाशील कौन हो गया, कॉपर हो गया चांदी के तुलना में। तो कॉपर क्या करेगा ना, चांदी को हटा देगा, क्योंकि कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है चांदी से, चांदी को हटा देगा और खुद जाके क्या कर देगा, कॉपर नाइट्रेट बना देगा, है ना, CuNO3 बना देगा और चांदी को क्या कर देगा, अलग कर देगा। उसी प्रकार से आप देखें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, और जिंक में और कॉपर में तुलना करेंगे तो जिंक आपको ज़्यादा क्रियाशील नजर आएगा, है ना। टेबल में आप देखेंगे तो जिंक आपका हाइड्रोजन के ऊपर है, ठीक है, सक्रियता श्रेणी में, और कॉपर क्या हाइड्रोजन के नीचे है, तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील हो गया। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में उपस्थित कॉपर को हटा देगा और खुद जाके सल्फेट से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को बाहर कर देगा। उसी प्रकार से मैग्नीशियम देखेंगे आपको हाइड्रोजन के ऊपर मिलेगा, हाइड्रोजन के ऊपर मिलेगा, और कॉपर आपको हाइड्रोजन के नीचे मिलेगा। तो मैग्नीशियम क्या हो गया आपका, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील हो गया। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा, कॉपर बाहर कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे, क्या आपको बोले कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या करेगा, किसी दूसरे अधिक क्रियाशील वहाँ पे जगह नहीं है, क्रियाशील परमाणु के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, जो अधिक क्रियाशील परमाणु होगा वो कम क्रियाशील वाला परमाणु क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, ठीक है। जो यौगिक में उपस्थित जो कम क्रियाशील वाला है उसको हटा के खुद जाके वहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। जो कि आपको प्रॉपर यही बात समझा है, ठीक है। ये आप आंसर में लिख लेंगे, जो छूटा हुआ है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। और उदाहरण में आप यही देखेंगे, यही बेस्ट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखेंगे। धातु और सक्रियता श्रेणी इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब आता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया सारा आपका जितना पांचों रासायनिक अभिक्रिया बताए, पांचों से जो है आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर तरह का प्रश्न पूछा हुआ है। उसको बहुत अच्छे से नोट्स बना लेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ही काम आएगा मैट्रिक की परीक्षा में। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, उभय विस्थापन को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आपसे परीक्षा में कैसे भी पूछे उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताएं, या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताएं, तो दोनों एक ही है ना। उभय और द्वि का मतलब एक ही होता है। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया मूल रूप से होता है क्या है ना, कि आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयन जो होते हैं, हाँ, उसका आदान प्रदान होता है, ठीक है। मुख्य रूप से यही आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आप ध्यान देंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक क्या करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं ना। दो यौगिक क्या करते हैं, हमेशा दो यौगिक क्या करते हैं, आयन का अदला बदली करते हैं, ठीक है। और ऐसा करके दो नए यौगिकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहला एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझेंगे, फिर सारा एग्जाम्पल उसी टाइप का है। यहाँ पे दो यौगिक है आपका, एक है NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं, है ना, जिसका साधारण नाम आपका साधारण नमक होता है ना। नमक जो हम लोग खाते हैं उसका सूत्र NaCl है। फिर आपका AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। ये दो यौगिक है, दोनों अभिक्रिया दोनों यौगिक क्या किया, आपस में संयोग किया। संयोग करता है तो क्या करता है, आयन का अदला बदली करेगा। तो आयन का जब भी अदला बदली होता है तो प्लस का माइनस के साथ होता है और माइनस का प्लस के साथ होता है। कभी भी आयन का अदला बदली प्लस के साथ नहीं होगा, माइनस का माइनस के साथ नहीं होगा, ठीक है। आप बात ध्यान में रखेंगे। जैसे कि ये सोडियम प्लस है तो हमेशा जब भी जाएगा तो प्लस पे नहीं जाएगा, ये माइनस पे जाएगा। सोडियम आपका प्लस है ना, तो ये दोनों आयन का अदला बदली करेगा। तो सोडियम कहाँ जाएगा, किसके साथ संयोग करेगा, प्लस के साथ तो संयोग करेगा नहीं, तो ये कहाँ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा, तो NaNO3 बनाएगा, ठीक है। देख रहे हैं NaNO3 बना रहा है। फिर आपका क्लोरीन है, ये माइनस है तो ये प्लस के पास जाएगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, AgCl बनाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देख रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं कि आयन का क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। फिर आप देख रहे हैं फेरस सल्फाइड है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोनों अभिक्रिया कर रहा है। तो देखेंगे फेरस आपका लोहा होता है, इस पर प्लस चार्ज होगा, सल्फर आपका अधातु है, तो
तो इस पे माइनस चार्ज होता है, यानी कि जो धातु होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और जो अधातु होता है उस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, अब ध्यान में रखेंगे। तो लोहा कहाँ जाएगा, किससे अदला बदली करेगा अपने आयन का, ठीक है, तो प्लस है तो माइनस के पास जाएगा और FeSO4 बनाएगा, प्लस माइनस दोनों जुटेगा तो FeISO4 दोनों जुटेगा तो FeSO4 बना देगा। फिर आपका ये माइनस है तो माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा तो H2S बनाएगा, ये S है ये H2 है तो H2S बनाएगा, यानी कि सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप सारा एग्जाम्पल देखेंगे उसी प्रकार से आपका आयन का क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है। ठीक है, इसमें भी आप देख लीजिए कि बेरियम आपका प्लस है तो प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास जाएगा, मतलब बेरियम सल्फेट बनाएगा, दोनों सट जाएगा आपका। फिर ये माइनस है तो माइनस प्लस के पास जाएगा, दोनों अभिक्रिया करेगा तो इस आपका ये सोडियम है, क्लोरीन है, दोनों अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सारा आपका रासायनिक अभिक्रिया है। इस प्रकार से आप देखें, आपको पांचों रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको बताए है ना। आपको बता दें कि आपसे उभय विस्थापन अभिक्रिया पूछेगा, आपका सब्जेक्टिव पूछता रहता है ना। धातुओं का सक्रियता श्रेणी से ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, इसको याद रखेंगे, है ना। एकल विस्थापन अभिक्रिया आपसे मैट्रिक की परीक्षा में पूछेगा, है ना। और इससे ये जो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बताया, इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और संयोजन और वियोजन अभिक्रिया तो पूछता ही पूछता है, परिभाषा, एग्जाम्पल, है ना, तो इसको ध्यान में आप रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए यहाँ से अवक्षेपण अभिक्रिया से शुरू करेंगे और हम लोग यहाँ 10 तक ऑक्सीकारक और अपकारक तक आपको बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपने दोस्तों को क्या करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, ताकि आपके लिए और वीडियो बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझा कर आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।